हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की ये वीडियो लिपिड्स के लिए पार्ट नंबर 2 है, यानी कि हमने स्टार्ट किया हुआ है लिपिड्स वाला टॉपिक। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और आज की जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। चलिए देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ हमने ये फ्लो चार्ट बनाया था लिपिड्स के ओवरव्यू को लेकर, जिसमें कि हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, फंक्शन, प्रॉपर्टीज, केमिकल स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। तो पार्ट 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, कंपोजिशन पढ़ ली है, फंक्शन कर लिया है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये पढ़ लिया है और केमिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की, कि लिपिड्स की क्लासिफिकेशन किस किस बिहाफ पर हम उनको डिवाइड करेंगे और फिर उन सभी को हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिपिड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बिहाफ पर ये 2 टाइप के होते हैं, स्टोरेज लिपिड और स्ट्रक्चर लिपिड। स्टोरेज लिपिड फैट को या फिर एनर्जी को स्टोर करेंगे और जो स्ट्रक्चर लिपिड होते हैं वो सेल की स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे या फिर हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ स्टोरेज लिपिड में आ जाता है टैग, जिसके अंदर फैट्स और ऑयल आता है। स्ट्रक्चर लिपिड में आता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन। आगे फिर एक और क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी लिपिड्स की कैसी कैसी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं उसके बिहाफ पर ये 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल लिपिड, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या फिर इसको कंजुगेटेड लिपिड भी बोलते हैं, और डिराइव लिपिड। जो सिंपल लिपिड है उसमें आ जाएगा टैग और वैक्सिस। टैग के अंदर अगेन ऑयल और फैट आएगा। कंपाउंड में आता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, और इन दोनों को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लिसरॉल बेस्ड और स्फिंगो बेस्ड, यानी कि अंदर जो अल्कोहल है वो कैसा है। और डिराइव्ड लिपिड कब बनते हैं? जब सिंपल या कंपाउंड लिपिड ब्रेक डाउन होते हैं तब बनते हैं डिराइव्ड लिपिड, जिसके अंदर फैटी एसिड, हार्मोन, ग्लिसरॉल, कीटोन बॉडीज एंड स्टेरोल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें आज पढ़ना है टैग के बारे में। तो अगर टैग के बारे में बात करें तो ये स्टोरेज लिपिड के अंदर भी आता है और ये टैग हमारा सिंपल स्ट्रक्चर के बिहाफ पर भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट द टैग। हम करने वाले क्या हैं आज के इस वीडियो में, हम इन सभी की स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है टैग की। देखो, टैग होता क्या है, अभी हम देख के आए हैं, ये एक स्टोरेज लिपिड है। पॉइंट आप नोट करते रहिए। सबसे पहला पॉइंट कि ये स्टोरेज लिपिड है, यानी एटीपी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। सेकंड देखिएगा कि ये सिंपल लिपिड है, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई अदर ग्रुप नहीं होता है, बस जो लिपिड में प्रेजेंट होंगे वो ही होता है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट है कि ये एक नॉन पोलर लिपिड है। टैग जो है ये एक नॉन पोलर लिपिड है। अच्छा, ये टैग जो है इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब इसको ये नेमिंग दी क्यों गई है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी बस आप ये समझिएगा कि टैग का जो फुल फॉर्म है वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है। तो 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। देखिए, 4th पॉइंट है इसके रिगार्ड में। 4th पॉइंट है कि ये एक न्यूट्रल लिपिड होता है। टैग को आप नॉन पोलर और न्यूट्रल लिपिड बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। और नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई भी पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से टैग की हमने 4 बातें पढ़ ली हैं। स्टोरेज लिपिड है, सिंपल लिपिड है, नॉन पोलर लिपिड है जिसके पास कोई भी पोलर ग्रुप नहीं होता है, न्यूट्रल लिपिड है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये पॉइंट्स है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट ये फर्दर डिवाइड होता है ऑयल्स एंड फैट्स के अंदर, ऑयल एंड फैट्स के अंदर। और लास्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर इसकी जो कंपोजिशन है, मतलब ये टैग किन किन चीज़ों से मिलकर आगे बना हुआ है, वो होते हैं 2। एक ही बना होता है ग्लिसरॉल से और सेकंड कंपोनेंट है इसके लिए फैटी एसिड। ये जो टैग होता है ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, ग्लिसरॉल एंड एफ इन द सेंस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल क्या है? देखो, ग्लिसरॉल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ओके, वेट अ मिनट। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं टैग की जो कंपोजिशन है वो ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ है और सेकेंड हमने देखा है कि ये फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है। अब होते क्या है, ये जो ग्लिसरॉल है ये एक 3 कार्बन का बना हुआ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। देखो, 3 कार्बन है तो यहाँ आप 3 कार्बन लिखेंगे और यहाँ CH2 करके एक OH आता है,
यहाँ CH करके एक OH आता है और यहाँ CH2 करके एक OH आता है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। है क्या ग्लिसरॉल? ये एक अल्कोहल है, कैसा? पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है जिसके पास एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है, साथ साथ ही इसके पास 3 कार्बन होते हैं। तो ग्लिसरॉल एक 3 कार्बन से बना हुआ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स एक एल्काइल चेन होती है, मतलब कार्बन से बनी हुई एल्काइल चेन होती है और इसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं फैटी एसिड, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर बनता है टैग। अब यहाँ पर ग्लिसरॉल के बारे में तो केवल आपको इतनी बातें पढ़नी है कि 3 कार्बन का है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, लेकिन फैटी एसिड के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हमें पढ़नी है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे फैटी एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में। हमने स्टार्ट किया टैग को। टैग 2 पार्ट से मिलकर बना है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल हमने देख लिया है, फैटी एसिड के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। जब हम कंप्लीट पढ़ लेंगे तब हम देखेंगे कि इन दोनों से फिर टैग कैसे बनता है, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट द फैटी एसिड। इसके बारे में मैं आपको टोटल 10 पॉइंट बताऊंगी। 10 पॉइंट के अंदर इसे मैं कंप्लीट कर दूंगी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो यहाँ सब कुछ इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट जो है फैटी एसिड के बारे में ये है कि ये एक एलिफेटिक, ये जो है फैटी एसिड, ये क्या है? ये एक लॉन्ग कार्बन चेन या फिर लॉन्ग कार्बन एलिफेटिक चेन विद 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये है फैटी एसिड जिसमें कि लॉन्ग कार्बन की चेन होती है, एलिफेटिक चेन है और उसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इन सभी का मतलब मैं बताती हूँ। देखिए, लॉन्ग चेन का मतलब क्या है कि कार्बन की एक लंबी चेन होगी। अब वो लंबी चेन हो कितनी सकती है? इसमें कार्बन का नंबर 4 से लेकर कार्बन का नंबर 36 तक हो सकता है, यानी 4 कार्बन की हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 36 तक वो हो सकती है। एलिफेटिक का मतलब है, आपने अगर पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे, एलिफेटिक होता है और एक एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक में क्या है? जिसमें कि हम बेंजीन रिंग पढ़ते हैं, जिसमें कि हम साइक्लोहेक्सेन आ जाता है, जिसमें कि साइक्लोपेंटेन आ जाता है। इस तरीके से अगर कार्बन की जो मतलब पूरा हम पढ़ने वाले हैं उसमें अगर ये रिंग आती हैं उसको बोलते हैं एरोमेटिक। और अगर ये रिंग ना आकर एक स्ट्रेट लाइन होती है कार्बन की या फिर ब्रांच भी हो सकती है लेकिन उसमें कोई रिंग नहीं है, उसे बोलते हैं एलिफेटिक चेन। और साथ में लास्ट में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, यानी कि COOH ग्रुप होता है, इसे हम बोलते हैं फैटी एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया है फैटी एसिड के बारे में। देखिएगा, सेकेंड पॉइंट है इसका फॉर्मूला। जो जनरल फॉर्मूला होता है फैटी एसिड का, ये रहेगा CnH2nO2। N का नंबर कितना भी हो सकता है, 4 से लेकर 36 तक। तो जितना भी नंबर ऑफ कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन का नंबर होगा और केवल 2 होते हैं ऑक्सीजन। तो ये जनरल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा कुछ इस तरीके से होता है। ये सबसे पहले CH3, ये है एंड कार्बन। मानो एक चेन के अंदर 15 कार्बन है तो ये सबसे लास्ट वाला कार्बन होगा। इसके बाद फिर ये कार्बन की चेन है और लास्ट में यहाँ C+OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है हाइड्रोकार्बन की चेन। ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनी है, ये मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन है और ये नॉन पोलर होता है। ये पूरा पोर्शन जो है नॉन पोलर होता है क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये पार्ट पोलर होता है, ये पार्ट पोलर होता है। और ऐसा कंपाउंड जिसके पास नॉन पोलर और पोलर दोनों ग्रुप होते हैं उसे हम एम्पीपैथिक बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर कि ये जो फैटी एसिड हैं ये एम्पीपैथिक नेचर के होते हैं, ये एम्पीपैथिक नेचर के होते हैं। और एम्पीपैथिक का मतलब है जिसके पास दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं, पोलर भी और नॉन पोलर भी। आपको बता भी दिया है ये वाला पार्ट नॉन पोलर होता है, इसको हाइड्रोकार्बन की चेन बोलते हैं या फिर इसको अल्काइल चेन भी बोलते हैं।
और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि पोलर होता है। और अगर आप इस पूरे को कंबाइन कर देंगे तो इसे आप बोलेंगे फैटी एकाइल चेन। फैटी एकाइल चेन। तो ये एकाइल से मतलब क्या है, जब कभी भी इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R एलिफेटिक चेन आ जाती है कार्बन की, तो ये जो ग्रुप है इसको हम एल्काइल बोलते हैं। एल्काइल, एल्काइल नहीं एसाइल, इसको एसाइल बोलते हैं। एसाइल, एसाइल लिखा मैंने, एक मिनट रुकिए, इसको एसाइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस अगर पूरे पार्ट को हम जोड़ देंगे, अगर बस केवल यहाँ तक लेंगे तो हाइड्रोकार्बन की चेन है। अगर आप कंप्लीट कहेंगे तो ये फैटी एसिड है और उसको फैटी एसाइल चेन भी बोलते हैं। एसाइल क्यों बोला है, क्योंकि इसमें हमने C डबल बॉन्ड और ये पूरा R ग्रुप है तो ये इंक्लूड हो गया है, तो उसको हमने एसाइल बोल दिया है। तो 3 पॉइंट हम कर चुके हैं। देखिए, फर्स्ट है कि ये लॉन्ग कार्बन की एलिफेटिक चेन होती है जिसमें कि एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। जनरल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2nO2 होता है। और थर्ड पॉइंट हमने देखा कि जो फैटी एसिड होते हैं ये एम्पीपैथिक नेचर के होते हैं, मतलब इनके पास पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट हम देख चुके हैं। आप देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ आपको देखना है, वैसे मैंने बताया है कि कार्बन का नंबर 4 से लेकर 36 कितना भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, मतलब हम एनिमल्स के अंदर या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जब स्टडी की गई है तो फैटी एसिड, ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन है वो ज़्यादा मिले हैं। इवन नंबर इन द सेंस जैसे 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, तो ये जो इवन नंबर ऑफ कार्बन है ये ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है कि इवन नंबर कार्बन चेन इज मोस्टली अकर। और इसके अंदर भी अगर बात की जाए, इसके अंदर भी जो कार्बन 16 एंड कार्बन 18 से बनी हुई फैटी एसिड है वो मोर कॉमन होता है, उसमें वो मोर कॉमन होता है। तो फोर्थ पॉइंट आपको समझ आया। सबसे पहले हमने देखा कि कार्बन 4 से लेकर 36 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार देखा जाए कि कौन सा ज़्यादा मिलता है तो वो इवन नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं उसकी चेन ज़्यादा मिलती है। और इवन नंबर में भी देखा जाए तो कार्बन 16 और कार्बन 18 का जो फैटी एसिड होगा, यानी जो कार्बन 16 से और कार्बन 18 से मिलकर बना होगा वो सबसे ज़्यादा मिलता है, वो मोर कॉमन है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आपको देखना है कि जो फैटी एसिड हमने पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन की जो चेन है ये 2 तरीके से हो सकती है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। मतलब हमें देख के जो आए हैं कि कार्बन है, इस तरीके से कार्बन की चेन होगी। तो यहाँ पर अगर इस पूरी कार्बन की चेन के अंदर केवल सिंगल बॉन्ड है बस सभी कार्बन के बीच में, उसे आप कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पर ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। और यहाँ अगर बात करें अनसैचुरेशन की, तो जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है, ट्रिपल नहीं आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि सभी के बीच में डबल बॉन्ड होगा, सभी के बीच में नहीं होगा, एक भी आ जाएगा तो भी आप उसको अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में रखेंगे। अब ये भी फर्दर 2 टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो अगर केवल एक ही डबल बॉन्ड है तो उसे आप बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर जो डबल बॉन्ड है वो मोर देन 1 अगर डबल बॉन्ड है तो उसे आप लिखेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे अगर यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दिया जाए तो ये बन जाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ अगर एक लगा है तो ये आएगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ, किसी 2 कार्बन के बीच में लगा दूँ, तो अब ये बन गया है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है सैचुरेशन के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में जो कि कार्बन के बीच में बनने वाले हैं। चलिए इसके बाद देखिए 6th पॉइंट है नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर जो हमारा फैटी एसिड है उसको नेमिंग हम कैसे करेंगे। कार्बन जो है हमने देखा है कि 14 हो सकते हैं, 16, तो उनको नंबरिंग हम कहाँ से देंगे, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे।
तो इसके लिए दो सिस्टम होते हैं, कार्बोक्सी रेफरेंस सिस्टम और ओमेगा रेफरेंस सिस्टम। इसका मतलब क्या है, चलिए देखिए। मानो आपके पास ये एक फैटी एसिड है, ये एंड कार्बन है और यहाँ पर ये एलिफेटिक कार्बन की चेन बनी हुई है। लास्ट में देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। तो फर्स्ट की अगर बात की जाए कार्बोक्सी रेफरेंस सिस्टम, इसमें क्या करेंगे, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको रेफरेंस देंगे, मतलब नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और हम जो बोलते हैं कि इस चेन के अंदर या फिर इस फैटी एसिड के अंदर जो कार्बन है वो केवल ऐसा नहीं कि बस इनको ही इंक्लूड करेंगे, वो इस कार्बन को भी इंक्लूड करके माना जाता है। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सी रेफरेंस सिस्टम है उसमें नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, यानी कि इस फैटी एसिड के अंदर टोटल 13 कार्बन है, 13 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये तो हो जाता है कार्बोक्सी रेफरेंस सिस्टम, यानी जब आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तो उसे आप कहेंगे कार्बोक्सी रेफरेंस सिस्टम। ओमेगा रेफरेंस सिस्टम में क्या होता है कि जो सबसे एंड वाला कार्बन है इसको ओमेगा बोला जाता है, सबसे लास्ट वाला जो कार्बन है इसको ओमेगा बोला जाता है। और अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं लाइक दिस, कि इसे आप 1 देंगे, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसे आप बोलते हैं ओमेगा रेफरेंस सिस्टम। अब आप कहेंगे कि आप चाहे इधर से कैलकुलेट करो या फिर इधर से करो, कार्बन का नंबर तो सिमिलर है, तो फिर इन दोनों का मतलब क्या है अलग अलग पढ़ने का। देखो यहाँ पर हेल्प होती है डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताने में, जो डबल बॉन्ड होता है उसकी पोजीशन को डिफाइन करने में इन दोनों सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बात और बता देती हूँ, हमने देखा अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कार्बोक्सी रेफरेंस सिस्टम है, यहाँ से करते हैं तो ओमेगा रेफरेंस सिस्टम है। तो यहाँ अगर आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, ये एप्सिलॉन है। इस तरीके से नंबरिंग अगर स्टार्ट करनी है तो इस वाले कार्बन से करेंगे, लेकिन अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है तो आपको सेकंड कार्बन को मानना है कि ये अल्फा है, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा एप्सिलॉन और लास्ट में जो आता है वो ओमेगा कार्बन है। तो ये तीनों बातें हमने देख ली हैं। अब देखते हैं कि इनका यूज़ क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखो माना मैंने एक यहाँ कार्बन की फिर से चेन ली है, ये एंड कार्बन है लास्ट वाला, इसके बाद फिर ये चेन है इस तरीके से और लास्ट में यहाँ C डबल बॉन्ड OH है। मैं यूज़ करना चाहती हूँ कार्बोक्सी रेफरेंस सिस्टम, तो मैं नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगी, मतलब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। और मानो यहाँ जो 7th कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको नेमिंग कैसे देंगे, यहाँ पर जो कार्बोक्सी रेफरेंस सिस्टम होता है इसकी जो नेमिंग है वो ऐसे ट्रायंगल से रिप्रेजेंट की जाती है और ओमेगा रेफरेंस सिस्टम की जो नेमिंग है वो ओमेगा से रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पर अगर यहाँ मतलब डबल बॉन्ड है तो आप कैसे करोगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 6 पर हुआ है डबल बॉन्डिंग। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 13। अनसैचुरेशन कितना है, यानी डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 13 1। 13 का 1 मतलब 13 का मतलब है कार्बन का नंबर 13 है, 1 का मतलब है कि इस पूरी चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड है। और इसके बाद आप बताएंगे पोजीशन। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया है, कार्बोक्सी रेफरेंस सिस्टम से। तो ऐसे आप ट्राइंगल लिखेंगे और फिर आप लिखोगे 6। तो इस पूरे का मतलब 13 कार्बन, एक डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड छठे कार्बन पर है अगर हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सी एंड से, क्योंकि ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमने कार्बोक्सी रेफरेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया है। अभी देखिए आगे मैं एक और चेन को ड्रॉ कर लेती हूँ, CH3 और यहाँ C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ मैंने लगाया कि डबल बॉन्ड यहाँ पर है। तो ये ओमेगा रेफरेंस सिस्टम मैं देखना चाहती हूँ, तो इसमें आपको नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करनी है इस कार्बन से। ये ओमेगा कार्बन है हमारा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कि टोटल कार्बन नंबर कितना है, 11 है। अनसैचुरेशन कितना है, 1 है, तो 1 लिखें। और है कहाँ, हमने ओमेगा से स्टार्ट किया है तो आप यहाँ ओमेगा लिखेंगे। और किस कार्बन से है, 4 कार्बन से है, तो यहाँ आप 4 लिखेंगे।
इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा को और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम कार्बोक्सी रेफरेंस सिस्टम को। अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर यहाँ पर लगा दिया है कार्बोक्सी तो आप ओमेगा यहाँ नहीं लगा सकते, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। तो करेंगे क्या उसके लिए हम, उसके लिए आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो देखो उसको मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो अगर हम ओमेगा कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो हमने देखा कि 7th कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, या तो आप ट्रायंगल करके 6 कर दें या फिर आप ओमेगा करके 7 कर दें। बस इंडिकेशन ये मिलना चाहिए कि अगर आपने ट्रायंगल करके 6 लिखा है तो इसमें आपको स्टार्ट करना है कार्बोक्सी एंड से, और आपने अगर ओमेगा 7 लिखा है तो ये इंडिकेशन है कि आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है ओमेगा कार्बन से। ऐसे अगर यहाँ पर बात करें तो देखो, अगर मैं कार्बोक्सी से करना चाहती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7 8 9 10 और 11। तो अगर कार्बोक्सी से स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ 7th कार्बन पर आया है, तो ट्रायंगल करके आप लिखेंगे 7 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये तरीका होता है नेमिंग करने का, जिससे कि हम बता सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ प्रेजेंट है और कितने हैं ये भी हम बता सकते हैं। जैसे ही आपने 11 करके 1 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ एक ही डबल बॉन्ड है, और फिर आगे आपने बता भी दिया है कि वो डबल बॉन्ड है कहाँ, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है नेमिंग के बारे में, और ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ये था हमारा 6th पॉइंट। चलिए मूव करते हैं ऑन द 7th पॉइंट। 7th पॉइंट में आपको बताना है कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब देखो, हमने देख लिया है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अब वो डबल बॉन्ड भी किस तरीके से प्रेजेंट होता है वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। 2 तरीके से होती है, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। सिस फॉर्म का मतलब क्या है, देखो आपके पास एक ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ये कार्बन है, इस पर H लगा है, यहाँ पर भी H लगा है, और यहाँ फर्दर जो आगे की चेन है वो प्रेजेंट है इस तरीके से। वो आगे कितनी भी हो सकती है, ऐसे ही यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है सिस फॉर्म। अगर दोनों जो चेन है वो साइड में प्रेजेंट हो और दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल पैरेलली प्रेजेंट हो तो ये सिस फॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपने जो आगे की चेन है वो ड्रॉ कर दी है, और जो पहली चेन है इससे पहले कार्बन की वो आपने नीचे रखी है। इसका हाइड्रोजन आपने यहाँ रखा है और इसका हाइड्रोजन आपने यहाँ रखा है। तो ये हो जाता है ठीक है, तो ये हो जाता है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों की स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर ये ट्रांस वाला मोर स्टेबल होता है, क्योंकि देखो स्टेबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कोई जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो अरेंजमेंट है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, अनस्टेबल तो नहीं है। तो यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप हैं वो एक दूसरे के पास में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो ये बल्कि ग्रुप यहाँ है, ये बल्कि ग्रुप यहाँ है, दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है स्पेस को लेकर। ये भी काफ़ी बड़ा है, ये भी काफ़ी बड़ा है, तो ये कहेगा कि मैं आना चाहूँगा, ये कहता है कि मैं यहाँ आऊँगा। इस वजह से जो स्ट्रक्चर है उसमें लगातार अनस्टेबिलिटी रहती है। लेकिन ट्रांस की बात करें तो बल्कि ग्रुप एक यहाँ है, एक यहाँ है, साइड में छोटा सा ग्रुप है, तो ये अपने आप को आराम से यहाँ अरेंज कर लेता है, ये अपने आप को यहाँ आराम से स्पेस मतलब रख लेता है, और ये अपने आप को यहाँ रख लेता है, जिस वजह से ये स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। तो यहाँ पर ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल फॉर्म होती है, जबकि ये लेस स्टेबल है। और लेस स्टेबल क्यों है मैंने बता दिया है, क्योंकि दोनों जो बल्कि ग्रुप हैं वो बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के, जिस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये स्टेबल रहते हैं और ये थोड़े से कम स्टेबल रहते हैं। ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। और ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ की है ये फैटी एसिड की है, और ये कब आता है कॉन्फ़िगरेशन, अगर डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलता रहेगा, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर अनसैचुरेशन हो जाता है, आइदर वो मोनो हो, आइदर वो पोलो हो, आइदर वो पोली हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से अरेंजमेंट आपको मिलेगी, या तो सिस फॉर्म में या तो ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में है तो मोर स्टेबल होगा, सिस फॉर्म में है तो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो 7th पॉइंट हो गया है। अब आपको 8th में कुछ फैटी एसिड के बारे में चीज़ें याद करनी है। जैसे देखिए लोरिक है, लोरिक में आप देखो इसका मतलब क्या है 12 और 0। 12 का मतलब इसके अंदर कार्बन नंबर कितने होंगे, 12 होंगे। 0 से मतलब है एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड है,
और यहाँ अगर बात करें जिसमें कि आपको दिखाई देगा 1 1 2 3, ये सब क्या है, ये यहाँ पर अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो देखिए लोरिक में 12 कार्बन होते हैं, मेरिस्टिक में 14 होते हैं, पाल्मिटिक में 16 होते हैं, स्टेरिक में 18 होते हैं। ये चारों क्या हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। आपको उनके बारे में पढ़ना है, याद करना है। इसके बाद जो ओलिक एसिड है, इसमें 18 कार्बन होते हैं और एक डबल बॉन्ड होता है। अब वो डबल बॉन्ड है कहाँ, तो देखो ट्रायंगल करके 9 लिखा है, मतलब कि अगर हम कार्बोक्सी एंड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो वो 9th कार्बन पर आएगा डबल बॉन्ड, और अगर मैं ओमेगा से स्टार्ट करती हूँ यानी एंड कार्बन से स्टार्ट करती हूँ तो भी वो 9th पर ही आएगा। मतलब है तो एक ही डबल बॉन्ड, बस ये आपको अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर अगर बात करें लिनोलिक एसिड के बारे में, तो इसमें 18 कार्बन होते हैं और 2 डबल बॉन्ड होंगे। वो होंगे कहाँ 2 डबल बॉन्ड, मतलब अगर मैं स्टार्ट करती हूँ कार्बोक्सी एंड से तो एक 9th पर आएगा, एक 12th पर आएगा। ओमेगा से स्टार्ट करती हूँ तो फर्स्ट जो है वो 9th पर आएगा। ऐसे ही जो लिनोलेनिक एसिड है उसमें 18 कार्बन होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अगर स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सी एंड से तो फर्स्ट आएगा 9th कार्बन पर, सेकेंड आएगा 12th पर और थर्ड आएगा 15 पर। और अगर ओमेगा से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो कार्बन है वो थर्ड होगा जिस पर कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये सारे आपको याद करने हैं अच्छे से। चलिए आगे बात कर लेते हैं अबाउट द 9th पॉइंट। यहाँ बात आती है कि फैटी एसिड जो हैं ये आगे ग्लिसरॉल से मिलकर टैग बनाएंगे। अब कौन से फैटी एसिड हैं जो कि एसेंशियल हैं और कौन से हैं जो कि ज़रूरी नहीं है। अब ये जो एसेंशियल नाम दिया गया है, नॉन एसेंशियल दिया गया है, ये इस बिहाफ पर है कि बॉडी के अंदर कौन खुद से बनता है और किसको अपनी डाइट में हमें लेना होता है। तो ये जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं ये बॉडी के अंदर ऑलरेडी बनते हैं, तो नॉट रिक्वायर्ड टू टेक फ्रॉम डाइट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारी डाइट के अंदर ये नॉन एसेंशियल फैटी एसिड हों। क्योंकि ऐसा क्यों, बिकॉज आवर बॉडी कैन मेक देम। हमारी बॉडी खुद से इनको बना सकती है, तो अपनी डाइट में लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नॉन एसेंशियल से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है लेकिन डाइट में लेना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी ने ऑलरेडी इनको बना रखा है। जबकि जो एसेंशियल होते हैं ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें इन्हें डाइट में लेना होता है। हमारी बॉडी इनको नहीं बना पाती है, इसलिए हमें डाइट में इनको ज़रूर लेना होगा ताकि इनकी कमी ना हो। अब इसमें कौन आता है, लिनोलेट और लिनोलिनेट आता है। ऐसा क्यों है, देखो लिनोलेट जो है इसमें 18 कार्बन होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होते हैं, एक 9th पोजीशन पर, एक 12th पोजीशन पर, और ये कार्बोक्सी वाला है। लिनोलिनेट की बात करें, अभी हम देख के भी आए हैं पीछे, 18 कार्बन होते हैं और 3 डबल बॉन्ड होते हैं 9 पर, 12 पर और 15 पर। ये दोनों ही एसेंशियल हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये फॉर्म नहीं होते हैं। आवर बॉडी डू नॉट हैव द एंजाइम टू फॉर्म देम। इन दोनों को बनाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कोई एंजाइम ही नहीं है। और स्पेशली अगर कहें तो ऐसे एंजाइम जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं डबल बॉन्ड बियॉन्ड द कार्बन नंबर 9। मतलब कार्बन नंबर 9 के बाद अगर डबल बॉन्ड को लगाना है तो ऐसा एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है। और आप दोनों में ही देख सकते हैं 9 के बाद यहाँ 12th पर भी है, 12th पर भी है और 15 पर भी है। इसलिए हमारी बॉडी के पास कोई एंजाइम ही नहीं है जो ऐसे डबल बॉन्ड बना सके, इसीलिए ये नहीं बनते हैं और इसीलिए इन्हें डाइट में लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में डिफरेंस आपने देख लिया। ये हमें डाइट में लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी इनको बना लेती है। जबकि ये जो होते हैं इनमें से 2 एग्जाम्पल हमने देखे हैं एसेंशियल के अंदर आते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, एंजाइम कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको बना सके, तो इन्हें हमें डाइट में लेना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये एसेंशियल फैटी एसिड है। तो ये 9th पॉइंट है। अब देखिए लास्ट 10th पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फैटी एसिड। हमें देखना है कि फैटी एसिड जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है और किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि जो फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेन की लेंथ पर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर ये फैक्टर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा।
ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। तो चेन लेंथ का मतलब है कि कार्बन की कितनी बड़ी चेन है उस पर डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट। मानो आपके पास एक फैटी एसिड है, उसको हमने F1 मान लिया है और उसके अंदर 18 कार्बन है, और हमने दूसरा फैटी एसिड लिया है जिसके अंदर 20 कार्बन है, जिसके अंदर 20 कार्बन है, 0 अनसैचुरेशन है, 0 अनसैचुरेशन है। दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन कार्बन का नंबर डिफरेंट है। यहाँ 18 है तो यहाँ 20 है, तो इनमें से दोनों में मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका हाई होगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जितनी लंबी कार्बन की चेन होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे हमें उतनी ही ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि वो बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाए। इसीलिए जितना बड़ा चेन का लेंथ होगा उतनी ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डबल बॉन्ड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डबल बॉन्ड, यानी अगर चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ गया है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? मानो आपके पास सारा जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड फॉर्म में है, तो आप इस तरीके से उसको अगर अरेंज करते हैं तो वो आराम से ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा फैटी एसिड जिसके पास डबल बॉन्ड है, मानो ये सिंगल बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला अपने आप को इस तरीके से अरेंज नहीं कर पाएगा, वो थोड़ा किंक कर देता है, किंक बोलते हैं इसको, किंक बोलते हैं। फिर सिंगल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ गया, इस तरीके से वो अच्छे से अरेंज नहीं हो पाता है। तो जहां पर भी इसको फिट करना है, क्रिस्टल के अंदर फिट करना है, तो ये डबल बॉन्ड वाला अच्छे से फिट नहीं हो पाता है, इसलिए लेस स्टेबल हो जाता है। जबकि जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, यानी कि सैचुरेटेड जो फैटी एसिड हैं, वो आराम से अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, अपने आप को फिट कर लेते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको किंक बोलते हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे कि डबल बॉन्ड जो है किंक क्रिएट कर देते हैं, जिस वजह से वो लेस स्टेबल हो जाते हैं। और अगर वो लेस स्टेबल हो गए हैं तो हमें कम हीट देनी पड़ेगी उसको मेल्ट करने के लिए। तो इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डबल बॉन्ड के। मतलब कि मानो आपके पास एक F1 फैटी एसिड है जिसमें कि 18 कार्बन है और 0 अनसैचुरेशन है। F2 आपने लिया, कार्बन नंबर यहाँ पर भी सेम है, लेकिन आपने एक डबल बॉन्ड लगा दिया है, डबल बॉन्ड लगा दिया है, तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा फर्स्ट वाले का, और इसका कम होगा क्योंकि यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया है। ठीक है, बेशक चाहे कार्बन का नंबर सेम हो, लेकिन अब हम यहाँ बात करेंगे डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो यहाँ नहीं है तो इसका ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, अगर यहाँ है तो कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है कि नंबर कितने हैं, कितने डबल बॉन्ड वहां प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो अगर एक ने अनस्टेबल कर दिया है तो एक से ज़्यादा होंगे तो वो और ज़्यादा अनस्टेबल कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट और कम होता रहेगा। जैसे देखो एक F1 लिया हमने जिसमें कि 18 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है। सेम हमने F2 लिया जिसमें कि अगेन 18 कार्बन है लेकिन वहाँ 3 डबल बॉन्ड है। तो बताइए मुझे इन दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा? ऑब्वियसली इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा एज कंपेयर टू दिस। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड इससे ज़्यादा है। हालांकि कार्बन नंबर सेम है लेकिन डबल बॉन्ड इसमें ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा और इसका ज़्यादा रहेगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। हाँ, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ट्रांस का मतलब क्या है कि मानो आपके पास एक F1 है और 18 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है। अगेन आपके पास एक F2 है, 18 ही कार्बन है और यहाँ एक ही डबल बॉन्ड है, लेकिन ये सिस फॉर्म में है, ये सिस फॉर्म में है, ये ट्रांस फॉर्म में है। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि ट्रांस फॉर्म से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि सिस की अगर बात करते हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिस के लिए, सिस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर ये ट्रांस में है तो मतलब ये मोर स्टेबल होगा, ये अगर सिस फॉर्म में है तो ये लेस स्टेबल होगा। अब अगर ये लेस स्टेबल है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने देख लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेन की लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड पर इन्वर्सली होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ट्रांस की बात करें तो जितना ज़्यादा ट्रांस बढ़ता रहेगा उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता रहेगा। जितना सिस आप बढ़ाओगे सिस कॉन्फ़िगरेशन उतना ही जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा। हमने यहाँ देख भी लिया है, अगर ट्रांस फॉर्म में होगा तो दोनों कंडीशन बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, डबल बॉन्ड का नंबर भी सेम है, लेकिन बस कॉन्फ़िगरेशन हमने अगर चेंज कर दी है, या ट्रांस लगा दिया है या सिस लगा दिया है, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। ठीक है, तो सारे 10 पॉइंट परहैप्स हमने कर लिए हैं। हाँ, ये जो मेल्टिंग पॉइंट वाला था ये 10th पॉइंट है अबाउट द फैटी एसिड। चलिए एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा है कि फैटी एसिड क्या होते हैं, कार्बन की एक लंबी सी चेन होती है जिसमें कि एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 होता है। ये एम्पीपैथिक होते हैं क्योंकि इनके पास दोनों ग्रुप है, पोलर भी है और नॉन पोलर ग्रुप दोनों प्रेजेंट हैं। इसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट देखा कि इवन नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा मिलते हैं, उसमें भी अगर कार्बन 16, 18 की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बिहाफ पर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में केवल सिंगल बॉन्ड होता है सभी कार्बन के बीच में, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है। अब वो डबल बॉन्ड अगर एक है तो आप कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर एक से ज़्यादा है तो आप कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, इसके बाद 6 पॉइंट में हमने बात की है नोमेनक्लेचर की, यानी कि उसको हम नेमिंग कैसे देंगे। दो सिस्टम है, कार्बोक्सी रेफरेंस सिस्टम, ओमेगा रेफरेंस सिस्टम। कार्बोक्सी में आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जो एंड वाला कार्बन है यानी COO, OH वाला जो कार्बन है वहां से। ओमेगा रेफरेंस सिस्टम में आप जो एंड कार्बन है यानी जो ओमेगा वाला कार्बन है वहां से नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। ये किस लिए हेल्पफुल होता है, ये डबल बॉन्ड की पोजिशन को बताने के लिए जरूरी होता है ये नोमेनक्लेचर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कन्फर्मेशन का, कि जो डबल बॉन्ड है वो किस तरीके से अपने आप को अरेंज कर रहा है। अगर वो सिस फॉर्म में, मतलब अगर वो इस तरीके से अरेंज है तो उसको आप सिस फॉर्म कहेंगे। अगर जो बल्कि ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उसको आप ट्रांसफॉर्म कहेंगे। इनमें अगर दोनों में बात की जाए तो ये मोर स्टेबल होता है ट्रांस वाला, जबकि ये लेस स्टेबल होता है। इसके बाद आगे देखें, ये टेबल आपको दी है मैंने 8th पॉइंट में, जिनको आपको याद करना है। ऊपर के 4 जो हैं ये सैचुरेटेड हैं, नीचे के 4 जो हैं ये अनसैचुरेटेड हैं। यहाँ बताया भी गया है कि कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसके बाद 8th पॉइंट में हमने देखा, 9th पॉइंट के अंदर हमने देखा कि एसेंशियल कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, और लास्ट में हमने बात की अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। ये कुछ पॉइंट हैं इसके अंदर जो हमने देख लिए हैं। तो यानी फैटी एसिड हो गया है हमारा कंप्लीट। अब हम फिर आ जाते हैं टैग पर। आपको याद है हमने देखा था कि टैग जो है 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक होता है हमारा ग्लिसरॉल और सेकेंड होता है फैटी एसिड। तो यहाँ पर अब फिर से टैग पर आ जाते हैं। हमने ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ लिया है, हमने टैग के बारे में फैटी एसिड के बारे में पढ़ लिया है। अब इन दोनों को मिलाकर टैग बनता कैसे है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, हमने यहाँ लिया अपना ग्लिसरॉल CH2 और OH, यहाँ है CHOH, यहाँ है CH2 अगेन OH। तो ये है ग्लिसरॉल। अब बात करें फैटी एसिड का, किस तरीके से मैंने आपको बताया था, एक एंड कार्बन होता है, फिर एक लंबी सी चेन होती है और फिर लास्ट में C डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको अगर इसे ग्लिसरॉल से जोड़ना है तो इसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, ये वाला पार्ट इधर लेके आइए, वो वाला पार्ट उधर लेके जाइए। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। इसको कंप्लीट में R1 भी लिख सकती हूँ। ये जो कंप्लीट पार्ट है इसको मैंने R1 लिख दिया है ताकि थोड़ा इजी हो जाए हर बार डायग्राम बनाने में। तो ये है फैटी एसिड, ये है ग्लिसरॉल। अब यहाँ पर ये OH और ये वाला H दोनों वाटर बनाकर रिमूव हो जाते हैं, तो यहाँ H2O रिमूवल होता है। और जो बॉन्ड अब आप देखेंगे बना है यहाँ पर, ये कैसा बॉन्ड होगा, फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये CH2, इसके बाद ये ऑक्सीजन, और अब ये वाला पोर्शन हमने हटा दिया है तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O एंड R1। ठीक है, तो ये बन गया है यहाँ पर बॉन्ड। इसके बाद जो सेकंड वाला कार्बन है ये ग्लिसरॉल का, ये भी सेम ऐसा ही करेगा। इसको R2 मान लेते हैं क्योंकि ये दूसरा फैटी एसिड हमने लिया है। फर्स्ट वाला यहाँ लगा दिया, सेकंड यहाँ लगाया है और थर्ड यहाँ लगेगा।
और ये जो फैटी एसिड हमने लगाए हैं ये किस तरीके से भी हो सकते हैं, मानो ये तीनों सेम भी हो सकते हैं, ये तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये सैचुरेटेड तो ये अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, ये मोनो हो सकता है तो ये पॉली अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। मतलब कोई भी कंडीशन यहाँ आ सकती है। बस हमने डायरेक्टली बता दिया है कि कोई भी फैटी एसिड हो वो इस तरीके से आके यहाँ जुड़ जाती है। तो ये जो बॉन्ड बना है यहाँ H2O के रिमूवल से जो यहाँ बॉन्ड बना है ये वाला, इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। इसको हम एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो देखो ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने है अभी, ये वाली, ये है टैग। टैग का मतलब मैंने बताया था ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो देखो ट्राई एसाइल किस तरह से बनाइए, मैंने बताया था C डबल बॉन्ड R अगर आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसाइल बोलते हैं। और यहाँ पर ये कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है, 1, 2 और 3 टाइम्स आया है, तो आप कहेंगे इसको ट्राई एसाइल। और किससे बाइंड हुआ है, ग्लिसरॉल से, तो ग्लिसरॉल, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में टैग बोल देते हैं। तो ये है टैग। टैग ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बना है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कैसे जुड़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड। आपको ये बॉन्ड भी याद रखना है, कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है। बना कैसे है, डीकंडेंसेशन से, यानी कि H2O का एक मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तब यहाँ एस्टर बॉन्ड बना है। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि यहाँ पर ग्लिसरॉल है और 3 एसाइल ग्रुप हैं। कभी कभी इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 एस्टर बॉन्ड भी बने हैं, ये और ये। तो ये है टैग का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अब इसी में 1-2 कॉन्सेप्ट और हैं। अभी हमने देखा स्ट्रक्चर को, देखिए एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्लिसरॉल का CH2, फिर O है, फिर C डबल बॉन्ड O और ये R1, CHO, C डबल बॉन्ड O, R2, CH2O, C डबल बॉन्ड R3। तो ये क्या है, ये टैग है। अब आप देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल के पास 3 OH थे, यानी वो कंप्लीटली पोलर था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ग्लिसरॉल ने बॉन्ड बनाया फैटी एसिड के साथ में, तो ये क्या हो गया है, सारे OH इसके चले गए हैं। साथ साथ अगर फैटी एसिड का जो पोलर ग्रुप था जिसमें कि C डबल बॉन्ड O OH था, वो OH भी चला गया है। तो मतलब इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के कारण ग्लिसरॉल का भी और फैटी एसिड का भी जो भी पोलर ग्रुप थे वो सब रिमूव हो गए हैं। इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पूरी स्ट्रक्चर में कोई भी पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। इसीलिए हम टैग को न्यूट्रल लिपिड भी बोलते हैं और टैग को हम नॉन पोलर लिपिड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी पोलर ग्रुप नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी जो जैसा है वो अपने आप को ऐसे ही कंपाउंड में डिजोल्व करता है। तो टैग अगर नॉन पोलर है तो क्या ये पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। इसी के बिहाफ पर एक और बातें हम देख सकते हैं अबाउट द डैग। डैग की फुल फॉर्म होती है डाई एसाइल ग्लिसरॉल। उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, बिल्कुल आसान है, CH2 और O, C डबल बॉन्ड O, R1, ये ग्लिसरॉल का सेकेंड कार्बन O, C डबल बॉन्ड R2, और जो थर्ड कार्बन है उस पर मैंने कोई फॉस्फेट, कोई फैटी एसिड नहीं लगाया। तो ये है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ही एसाइल ग्रुप लग पाए हैं, तो ये डाई एसाइल ग्लिसरॉल है। यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ मैग की, मैग का मतलब है मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। इसमें क्या होता है, CH2 ग्लिसरॉल का फर्स्ट कार्बन जुड़ जाएगा एक फैटी एसिड के साथ में, लेकिन बाकी के जो दोनों कार्बन हैं ये नहीं जुड़ते हैं, ये नहीं जुड़ेंगे, ये अपने ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये है मैग यानी मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। ये टैग है, ये डैग है और ये मैग है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि तीनों में से सोल्युबिलिटी जो है वो किसकी हाई है इन द वाटर, तो आप क्या बताएंगे, जितने ज़्यादा पोलर ग्रुप हैं उतनी ही ज़्यादा सोल्युबिलिटी होगी। तो मैग, डैग और टैग में देखा जाए तो जो मैग है उसमें 2 पोलर ग्रुप अभी भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि इन्होंने बाइंड नहीं किया है फैटी एसिड के साथ में। जबकि डैग की बात करें तो उसमें 1 है, इसमें बात करें तो उसमें 1 भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर सोल्युबिलिटी देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जो सोल्युबिलिटी होती है वो मैग की होगी, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल की होगी, इसके बाद ये डैग की होगी और सबसे लास्ट में आ जाएगा टैग, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस भी लर्न करना है, समझ तो आ गया होगा, बस लर्न और कर लेना। मैग, डैग और टैग,
ये किसके बिहाफ पर है? सोल्युबिलिटी के बिहाफ पर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा पोलर ग्रुप है। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो इसको हमने सबसे लास्ट में रखा है। तो हमने बात कर ली है कि टैग क्या होता है, ठीक है। तो टैग क्या है? सिंपल लिपिड है। सिंपल लिपिड अब हम कब कहेंगे? यदि किसी स्ट्रक्चर में केवल एक अल्कोहल ग्रुप हो और एक फैटी एसिड ग्रुप हो, अगर ये दोनों हैं तो आप उसे सिंपल कहेंगे। इन दोनों से अलग अगर कोई आ जाता है, थर्ड कोई ग्रुप आ जाता है, उसे आप कॉम्प्लेक्स कहेंगे, जो कि हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। उसे कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फैटी एसिड तो होता ही है, ग्लिसरॉल भी होता है, कोई और ग्रुप भी आकर जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए इसको हमने सिंपल लिपिड बोला है। साथ साथ ये स्टोरेज लिपिड है क्योंकि ये एटीपी को, एनर्जी को स्टोर करता है। न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी पोलर ग्रुप नहीं है, ठीक है। बना है किससे? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से। तो ये सब बातें हमने देख ली हैं टैग के बारे में। यहाँ हमने डैग मैग भी देख लिया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि टैग को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑयल एंड फैट्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपने कई बार सुना होगा फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, कंफ्यूजन भी होता होगा, लेकिन आज मैं बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों टैग हैं। टैग का मतलब दोनों ही किस चीज से मिलकर बने होंगे? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से। ये भी अगर टैग का ही फर्दर कंपोजिशन है, पार्ट है, तो ये भी किससे बना होगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से। अब दोनों की कंपोजिशन अगर सेम है तो डिफरेंस कहाँ आएगा? ग्लिसरॉल की जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन जो फैटी एसिड है उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए ये डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे हो सकती है? मानो इसके अंदर सैचुरेटेड मिल जाए, इसके अंदर अनसैचुरेटेड मिल जाए, तो ये ऑयल्स हो जाएंगे और ये फैट्स हो जाएंगे। तो डिफरेंस जो आएगा दोनों के बारे में वो केवल फैटी एसिड को लेकर आएगा, जो मेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फैट्स होता है इसका एग्जाम्पल होगा घी। इसलिए बताया है ताकि जब हम डिफरेंस करें तो आप थोड़ा सा रिलेवेंट समझ सके। ऑयल्स में तो आपको पता ही है, जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, जैसे सरसों का तेल है, गोले का तेल है, ये सब ऑयल्स कैटेगरी में आ जाते हैं। चलिए डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो फैट्स जो हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जबकि जो ऑयल्स होते हैं ये भी ऐसे ही करते हैं, सेम ईयर, ये भी एनर्जी को स्टोर करते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? देखो यहाँ ये जो फैट्स होते हैं इनमें मोस्टली सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होगा। ग्लिसरॉल तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो फैटी एसिड प्रेजेंट होता है वो मोस्टली सैचुरेटेड होगा, यानी सिंगल बॉन्ड के साथ में होगा। जबकि ऑयल्स के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो फैटी एसिड है वो मोस्टली अनसैचुरेटेड होगी, अनसैचुरेटेड होगी। ये सैचुरेटेड है तो अपने आप को अच्छे से बिल्कुल पैक कर लेते हैं यहाँ पर, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म इन रूम टेम्परेचर। बताइए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सैचुरेटेड है तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा, इसीलिए रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। जबकि इनके पास अनसैचुरेटेड है तो हमने पढ़ा है कि अनसैचुरेशन अगर है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसीलिए ये लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनका मेन सोर्स क्या होता है? जो फैट्स होते हैं इसका मेन सोर्स होते हैं एनिमल, यानी अगर आपको फैट लेना है तो एनिमल बेस्ड फैट आपको मिलेगा। मतलब फैट कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। जबकि ऑयल्स की अगर बात करें तो मेनली अकर फ्रॉम प्लांट। अब एनिमल में ये कहाँ होते हैं? फिफ्थ पॉइंट है, एनिमल में ये जो एनिमल का लीवर होता है, एनिमल का जो लीवर है वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, अराउंड द ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं। ये तो आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया भी था कि जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं जो कि फैट्स और लिपिड से मिलकर बने होते हैं वो हमारे ऑर्गन के चारों तरफ होते हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सके। तो वहाँ पर आपको फैट्स कहाँ मिलेगा? एनिमल में अगर देखा जाए तो ऑर्गन के अराउंड मिलेगा, लीवर में मिल सकता है, और कहाँ मिलता है? बीनीथ द स्किन। बीनीथ द स्किन जो हमारी खाल होती है उसके नीचे भी एडिपोज टिश्यूज या फिर जो फैट से बने हुए सेल्स होते हैं उनकी लेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर बात करें तो ये प्लांट से मिलते हैं। प्लांट में भी कहाँ पर? जो प्लांट का फ्रूट होता है वहाँ से मिल सकते हैं, और प्लांट का जो सीड होता है उसमें ये ऑयल प्रेजेंट होता है। जैसे आपने देखा है कि जो
सरसों का तेल है वो उसके बीज से निकाला जाता है। तो मोस्टली प्लांट के अंदर जो ऑयल है वो उनके सीड्स में और उनके फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। जबकि जो फैट्स होते हैं एनिमल से मिलते हैं, एनिमल का जो लीवर है, अराउंड द ऑर्गन है, बीनीथ द स्किन है, यहाँ पर मिलता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अबाउट द फैट्स एंड द ऑयल, इन दोनों के बारे में ये डिफरेंस है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया है। हाँ, बस एक पॉइंट रहता है अबाउट द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में फैट में क्या आ जाएगा, बटर, घी आ जाएगा, क्रीम आ जाएगी और मीट। ये फैट के एग्जाम्पल हैं। अगर यहाँ पर बात करें ऑयल की तो ये जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, जैसे कि कोकोनट ऑयल है, जैसे कि बाकी जो तिल का तेल है, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने बात कर ली है अबाउट द टैग क्लासिफिकेशन। टैग कितने टाइप के होते हैं, फैट्स और लिपिड। दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि फैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होगी, जबकि ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वैक्सेस। तो वैक्सेस क्या होती हैं, वैक्सेस जो हैं अगेन ये फैटी एसिड से मिलकर बनी है प्लस अल्कोहल से मिलकर बनी है। लेकिन याद रखना यहाँ अल्कोहल जो है वो ग्लिसरॉल नहीं है। ठीक है, अल्कोहल जो है ग्लिसरॉल नहीं है। यहाँ पर जो अल्कोहल होता है वो लॉन्ग कार्बन चेन का बना हुआ, लॉन्ग कार्बन चेन का बना हुआ होता है विद, और लॉन्ग कार्बन चेन कितनी हो सकती है, C14 से लेकर C36। ग्लिसरॉल में कितने कार्बन थे, केवल 3 थे। लेकिन वैक्स जिस अल्कोहल से मिलकर बनी होती हैं उसमें C14 से लेकर C36 कार्बन तक हो सकता है विद मोनोहाइड्रोक्सी, विद मोनोहाइड्रोक्सी, यानी कि केवल एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ फैटी एसिड जुड़ेंगे अल्कोहल से। अल्कोहल कैसा है, लॉन्ग कार्बन का बना हुआ चेन होगा जिसमें कि केवल एक ही OH ग्रुप होगा, तो ये यहाँ पर रहेगा। वैक्स मिलता कहाँ पर है, देखो बी वैक्स जो होती है, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। बी वैक्स, बी वैक्स मतलब जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनमें जहाँ हनी होता है वहीं पर बी वैक्स भी प्रेजेंट होती है, तो एग्जाम्पल है वैक्स का। साथ साथ जो क्यूटिन है, मतलब जो लीव्स होती है उनके ऊपर जो क्यूटिकल की कवरिंग होती है वो क्यूटिन से मिलकर बनी है। ये क्यूटिन भी क्या है, ये वैक्स है। साथ में जो ईयर वैक्स, हमारे कान में जो वैक्स होती है वो भी एक वैक्स का ही एग्जाम्पल है। अब ये होते क्या है, जो वैक्स है ये वाटर प्रूफ होती हैं, वाटर प्रूफ होती हैं ये। ठीक है, और क्या होती हैं, वाटर प्रूफ होती हैं, और सिंपल लिपिड है, वाटर प्रूफ है। ठीक है, सिंपल लिपिड है ऑब्वियसली क्योंकि इसमें केवल फैटी एसिड और अल्कोहल प्रेजेंट है, तो सिंपल लिपिड है और वाटर प्रूफ होता है। ये एग्जांपल हमने देख लिए हैं। लॉन्ग कार्बन की चेन होती है जिसमें कि C14 से लेकर C36 कार्बन होते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी है। एक मिनट रुकिए, इसका डायग्राम भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ किया था। देखिएगा इसका डायग्राम, ये CH3 CH2 28 टाइम CH2, यहाँ O C डबल बॉन्ड O R1। ठीक है, तो यहाँ पर ये फैटी एसिड है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अल्कोहल है। तो आप देख सकते हैं, देखो कितनी बड़ी कार्बन की चेन है और केवल एक ही OH ग्रुप था। अगर मैं केवल इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसी हो जाएगी, CH3 CH2 जो कि 28 टाइम है एंड CH2 और OH। ये स्ट्रक्चर है अल्कोहल की और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राई एकोनटेनॉल। ये इस अल्कोहल का नाम है जो कि वैक्सेस के अंदर प्रेजेंट होता है। और यहाँ फिर लास्ट में ये H जाएगा और फैटी एसिड से OH जाएगा, तब ये यहाँ जुड़ जाएगा तो बनेगा कंप्लीट वैक्स। ठीक है, तो ये हमने वैक्सेस के बारे में पढ़ लिया है। तो अगर एक बार क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो देखो हमने कितना कर लिया है। क्लासिफिकेशन में आए तो
सिंपल के अंदर हमने टैग पढ़ लिया, ऑयल पढ़ लिया है, फैट पढ़ लिया है और वैक्सेस हमने पढ़ ली हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को कंजुगेटेड भी बोलते हैं। इसका जो लेक्चर है मैं मतलब ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और अगर पीछे भी अगर बात करें तो देखो स्टोरेज लिपिड से हमने टैग कंप्लीट कर लिया है, फैट्स हो गया है, ऑयल्स हो गया है। ये वाला पार्ट जो है ये हम कल करेंगे। यहाँ पर भी ये वाला पार्ट जो है और ये कंप्लीट, क्योंकि इसमें केवल हमें कोलेस्ट्रॉल को ही पढ़ना है। ये तो सब हमने देख लिया, देखो आपने फैटी एसिड के बारे में देख लिया है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में देख लिया है, कीटोन बॉडीज भी यहीं से बनती हैं। हम बस यहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला पूरा पोर्शन और ये हम कल की वीडियो में कर लेंगे। तो आज का जितना पार्ट था हमने कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।